हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और लर्निंग के लिए रेडी होंगे। वैसे बच्चों, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। यही वो पार्ट है जहां हमें पूरी बुक का ओवरऑल ओवरव्यू मिलता है और जहां डिफरेंट थीम्स एक्सप्लेन किए गए हैं, और जहां इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम समझेंगे सोशल साइंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसे पढ़ने का पर्पस क्या है और पूरी बुक किन किन थीम्स में ऑर्गेनाइज की गई है। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम बुक को पोर्शंस में कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन, फिर आगे हर थीम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम हर कॉन्सेप्ट को सिंपल एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ कनेक्शन के साथ समझेंगे। अब बच्चों, अब बुक खोलिए और चलिए सोशल साइंस बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट से अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम सोशल साइंस पढ़ते क्यों हैं? सोचो सोचो। देखा जाए तो सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। एक्चुअली ये हमें सोसाइटी को समझना सिखाती है, नेचर और ह्यूमंस के रिलेशन को समझाती है और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाती है। अब ज़रा ध्यान से इस पिक्चर को देखो। ये पिक्चर हमें पूरे सोशल साइंस सब्जेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाती है। देखो, यहाँ सेंटर में क्या लिखा है? सोशल साइंस। मतलब ये सब्जेक्ट एक ही टॉपिक नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है और हर पार्ट हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों, यहाँ इस डायग्राम में सोशल साइंस को 5 मेजर थीम्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं थीम ए। इस थीम में हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ के फिजिकल फीचर्स लोगों की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे इन थीम्स को आगे डिटेल्स में कवर करेंगे, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं थीम बी पर। ये थीम हमें हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराता है। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब पास्ट के इंसिडेंट्स प्रेजेंट को समझने में हेल्प करते हैं। कैसे, वो आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं थीम सी को। ये थीम बताता है इंडियाज कल्चरल रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन द वन। मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी होते हुए भी नेशनल यूनिटी बनी रहती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा ध्यान दीजिए थीम डी पर। इस थीम में हम समझेंगे गवर्नेंस क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब गवर्नमेंट सिस्टम और सोसाइटी का फंक्शनिंग कैसे होता है। और आखिर में आता है थीम ई। ये थीम हमें बताता है द वैल्यू ऑफ वर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। मतलब लोग काम क्यों करते हैं और इकोनॉमी कैसे रन करती है। फिर भी देखा जाए तो ये डायग्राम साफ बताता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये चारों मिलकर बनाते हैं सोशल साइंस। इसीलिए सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये हमें इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाती है, सोसाइटी को समझना सिखाती है और रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पिक्चर को देखते हैं। ये हमें सोशल साइंस की थिंकिंग प्रोसेस सिखाती है। जैसे कि सबसे पहले पिक्चर में हम क्या क्या देख पा रहे हैं? एक माउंटेन या हिल, एक लेक, एक रोड और एक छोटा सा हाउस। मतलब नेचर भी है और ह्यूमन एक्टिविटी भी। अब पहला क्वेश्चन अपने आप आता है, वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? मतलब लेक में पानी कहाँ से आ सकता है? जैसे कि ये पानी आ सकता है रेनफॉल से, हिल्स से बहकर आने वाले स्ट्रीम से या फिर ग्राउंड वाटर से।
देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ नेचुरल फीचर्स तक ही सीमित नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है और वो अपने नीड्स के हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस करता है। तो इसके जानने के लिए अब अगला क्वेश्चन देखो। हु मेड द रोड एंड व्हाई? मतलब रोड किसने और क्यों बनाई है? रोड इंसानों ने बनाई है ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो, विलेज और सिटी कनेक्ट हो, पीपल अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकें। यहाँ हमें समझ में आता है कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट को यूज भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। अब जरा इस छोटे से हाउस के बारे में सोचो। What could be the activities of people living here? मतलब यहाँ रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? शायद वे फार्मिंग करते हों, फिशिंग करते हों या फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज में लगे हों। अब अगला थॉट आता है, व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री? मतलब वे यहाँ कब से रह रहे हैं, क्यों बसे, और फिर उनकी फ्यूचर, आगे चलकर उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी। फिर भी देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आंसर्स नहीं मांगते। एक्चुअली ये हमें ऑब्जर्व करना, थिंकिंग करना और चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना सिखाते हैं। इसीलिए बुक कहती है, राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स। अपने आंसर्स लिखिए और उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस में डिस्कशन और डिफरेंट व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला स्टेप है, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन। मतलब आपके माइंड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लिखिए। मतलब आप भी सवाल पूछना सीखो। यही साइंटिफिक थिंकिंग और सोशल थिंकिंग है। और आखिरी क्वेश्चन है, आप आंसर्स ढूंढने का प्रपोजल कैसे रखते हैं? आंसर्स मिल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, बुक से, एल्डर से पूछकर, मैप्स, हिस्ट्री और डेटा की हेल्प से। तो बच्चों, ये पिक्चर हमें ये सिखाती है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये सब रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि और यही रीज़न है कि हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। अब इस पिक्चर को माइंड में रखिए और चैप्टर की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। How are our questions above relevant to social science? मतलब जो सवाल हमने पिक्चर देखकर पूछे थे वो सोशल साइंस से कैसे जुड़े हुए हैं? जो क्वेश्चंस हमने पिक्चर देखकर पूछे थे, जैसे वाटर कहाँ से आया, रोड किसने बनाई, लोग क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं है बच्चों। एक्चुअली यही क्वेश्चंस सोशल साइंस की थिंकिंग को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सोशल साइंस सिर्फ पास्ट की स्टोरीज लर्न करने या मैप्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इनके इंटरैक्शंस को समझने की कोशिश करता है। अब बुक कहती है दैट वी लिव इन द 21st सेंचुरी, यानी हम 21st सदी में जी रहे हैं। मतलब हम एक ऐसे मॉडर्न टाइम में हैं जहाँ चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। डे बाय डे न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं। और बुक एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन कहती है, एवरीवन अग्रीज दैट इट इज़ अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब लगभग सभी लोग मानते हैं कि ये समय ह्यूमैनिटी के लिए ख़ास तौर पर चैलेंजिंग है। एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी में रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इजी बना रही है, कनेक्ट कर रही है, फास्ट बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में वॉर्स हो रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, सोशल टेंशन्स दिखाई दे रही हैं और साथ ही अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट भी ग्रेट स्ट्रेस में है। और बच्चों, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत है, चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं, और यही एक्चुअली सोशल साइंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी? यानी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें? हाउ कैन सोसाइटीज लिव इन पीस एंड हार्मनी? मतलब सोसाइटीज शांति और हार्मनी के साथ कैसे रह सकती हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस अर्थ? यानी हम अपनी अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
ये क्वेश्चंस अकेले किसी एक सब्जेक्ट के नहीं हैं। ये ज्योग्राफी से जुड़े हैं, हिस्ट्री से जुड़े हैं, सिविक्स और गवर्नेंस से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेज से जुड़े हैं। यानी ये सभी सोशल साइंस क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अर्थ को प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि ऑल स्पीशीज के लिए है जो इस प्लैनेट पर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमें समझ आता है कि सोशल साइंस हमें रेडीमेड आंसर्स नहीं देती, लेकिन ये हमें राइट क्वेश्चंस पूछना सिखाती है, प्रॉब्लम्स को डीपली समझना सिखाती है और बेटर फ्यूचर के लिए सोचने की पावर देती है। और ऑनेस्टली यही स्किल आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा नीडेड है। इसलिए ये सब समझने के लिए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सोशल साइंस इन चैलेंजेस से डील करना हमें कैसे सिखाती है। सबसे पहले अब बुक यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। जरा ध्यान से सुनना। These fundamental questions are simple, but the answers are not. मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस सुनने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके आंसर सिंपल नहीं होते। मतलब क्वेश्चंस जैसे पीस कैसे आए, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हों, अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके आंसर्स ढूंढना इतना आसान नहीं होता। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बुक कहती है कि ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। यानी ह्यूमन सोसाइटीज़ बहुत डाइवर्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स भी। हर सोसाइटी अलग होती है, हर कंट्री अलग होती है, लोगों की थिंकिंग, कल्चर, नीड्स सब अलग अलग होती हैं। अब ज़रा सोचो, एक ही सोल्यूशन पूरी दुनिया पर अप्लाई कैसे हो सकता है? जो सोल्यूशन एक कंट्री में वर्क करता है, ज़रूरी नहीं वो दूसरी कंट्री में भी वर्क करे। तो अब आगे, अब बुक कहती है, if we wish to find answers to such questions and help build a better future, यानी अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं और फ्यूचर को बेटर बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, या सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? We need to understand our world, यानी हमें अपनी दुनिया को समझना होगा, और ख़ास तौर पर ह्यूमन सोसाइटीज़ को। मतलब दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे रहते हैं, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और तभी बुक ये पावरफुल लाइन कहती है, दैट इज़ व्हाट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट। यानी सोशल साइंस का असली मतलब यही है। सोशल साइंस का मेन गोल है वर्ल्ड को समझना, ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझना और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस लेना। तो बच्चों, सोशल साइंस हमें इंस्टेंट आंसर्स नहीं देती, लेकिन एक्चुअली ये हमें सोचने का सही तरीका देती है। और ऑनेस्टली यही सोच एक बेटर सिटीजन और एक बेटर फ्यूचर की फाउंडेशन बनती है। तो अब चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे और देखते हैं सोशल साइंस हमें ये अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे देती है। इसी को समझने के लिए हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। यहाँ बुक एक बहुत नेचुरल सा डाउट उठाती है ना? यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब आप सोच रहे होंगे, क्या सोशल साइंस भी फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी साइंस है? और ऑनेस्टली ये डाउट आना बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही सोचते हैं। बुक खुद इसका डायरेक्ट आंसर देती है, इट इज नॉट। मतलब सोशल साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी साइंस नहीं है। अब जरा ध्यान से समझते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेट रूल्स होते हैं, फिक्स्ड प्रोसीजर्स होते हैं और ऑलमोस्ट हर बार सेम रिजल्ट्स आते हैं, है ना? जैसे सोचो, अगर आप केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट सेम केमिकल्स और सेम मेथड से करेंगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन सोशल साइंस का केस थोड़ा अलग है। कैसे? वो हम अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे। और सोशल साइंस यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन कहती है, द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड्स वेरेवर पॉसिबल। मतलब सोशल साइंस जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, डेटा, कंपैरिजन, एनालिसिस। और बुक ये भी कहती है,
You will see a few examples in this textbook. मतलब आगे चैप्टर्स में आप देखेंगे कि डेटा, मैप्स, सोर्सेज, सर्वेज कैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन सोशल साइंस का मेन फोकस क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। और यही ह्यूमन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर इंसान अलग है, हर सोसाइटी अलग है, हर सिचुएशन ही अलग है। इसीलिए बुक ये कहती है, Human society is too diverse to allow set procedures and fixed results. मतलब यहाँ एक ही रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो वाटर प्रॉब्लम को ही ले लो। डेजर्ट एरिया में सोल्यूशन होगा पानी बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन वही सोल्यूशन फ्लड प्रोन एरिया में काम नहीं करेगा। वहाँ सोल्यूशन होगा प्रॉपर ड्रेनेज और फ्लड कंट्रोल मेजर्स। तो देखा, एक ही प्रॉब्लम वाटर, लेकिन सोल्यूशन एरिया और सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो गया। या फिर सोचो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, सिटी में सोल्यूशन होगा मेट्रो, बसेस, लेकिन विलेज एरिया में वही सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। वहाँ रोड्स और बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए बच्चों, सोशल साइंस में वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं होता। हर सोसाइटी अलग है, हर सिचुएशन अलग है और सोल्यूशन भी सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। जो सोल्यूशन एक सोसाइटी में काम करता है, जरूरी नहीं वो दूसरी सोसाइटी में भी काम करे। समझे ना? तो सोशल साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट आंसर्स नहीं देती, लेकिन एक्चुअली ये हमें सोसाइटी को समझना, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना और सिचुएशन के हिसाब से सोचना सिखाती है। और ऑनेस्टली आज की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चैप्टर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सोशल साइंस इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को समझने के लिए और कौन-कौन से टूल्स यूज़ करती है। अब बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देती है। जरा ध्यान से सुनना। बुक बताती है कि सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन्स, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी और कुछ और भी। अब ये लिस्ट सुनकर आपके माइंड में शायद एक थॉट आया होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा क्या? टोटली नॉर्मल रिएक्शन है ये। और इसीलिए बुक तुरंत क्लियर करती है कि यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स। मतलब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुक साफ साफ बताती है कि सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन्स आप सेकेंडरी स्टेज में पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लासेस में, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अभी मिडिल स्टेज में बुक ने ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन अवॉइड की है। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? सोचो क्योंकि इतने सारे टेक्निकल डिविजन्स इस स्टेज पर कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसीलिए बुक कहती है कि इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स। मतलब सब्जेक्ट्स को अलग अलग लेबल्स देने के बजाय उन्हें 5 बड़े थीम्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ अब बुक कहती है, लेट अस ब्रीफली लुक एट देम। मतलब अब हम इन 5 थीम्स को एक एक करके सिंपल और कनेक्टेड तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं पहले थीम पर। थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। यहाँ बुक बताती है कि ये फर्स्ट थीम हमें इंट्रोड्यूस कराता है टू द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास की जियोग्राफिकल दुनिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब इस थीम में हम सीखेंगे हमारी प्लैनेट अर्थ की मेन फीचर्स, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, और ये सब मैप्स पर रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। और यहाँ बुक एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन पूछती है, Why is this theme important when today we can get excellent maps on a mobile phone? मतलब जब मोबाइल फ़ोन पर ही इतने अच्छे मैप्स मिल जाते हैं तो इस थीम की ज़रूरत क्यों है? क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है ना? और ऑनेस्टली बहुत से स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। और बुक खुद इसका आंसर देती है, बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स। यानी ये थीम सिर्फ मैप्स पढ़ना नहीं सिखाती। मैप्स तो बस एक टूल है। एक्चुअली ये थीम हमसे एक डीपर क्वेश्चन पूछती है, हाउ हैव जियोग्राफिकल फीचर्स शेप्ड ह्यूमन लाइफ एंड हिस्ट्री?
मतलब ज्योग्राफिकल फीचर्स ने ह्यूमन लाइफ और हिस्ट्री को कैसे शेप किया है। और बुक एग्जाम्पल्स भी देती है, जैसे ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स। ये सब फिजिकल फीचर्स नहीं है, इनकी वजह से पूरी पूरी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। जैसे रिवर्स के पास सिटीज बसी, माउंटेन्स ने नेचुरल प्रोटेक्शन दिया, ओशंस ने ट्रेड रूट्स बनाए, और ये सब लॉन्ग टाइम पीरियड में सिविलाइजेशंस को शेप करते गए। और ख़ास तौर पर इंडिया के केस में बुक बताती है कि इंडिया की ज्योग्राफी ने इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। मतलब इंडिया की ज्योग्राफी जैसे हिमालयाज, रिवर्स और सीज ने इंडिया को बाकी सिविलाइजेशन से अलग पहचान दी है। तो बच्चों, थीम ए हमें ये सिखाता है कि ज्योग्राफी सिर्फ लैंड और वाटर का स्टडी नहीं है, ये हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए थीम ए सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। लेकिन बच्चों, किसी जगह को समझने के लिए सिर्फ उसकी जमीन और लोग ही काफी नहीं होते। हमें ये भी समझना पड़ता है कि वो जगह पहले कैसी थी और समय के साथ कैसे बदली। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं थीम बी, टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। सबसे पहले बुक एक नया टेक्निकल वर्ड इंट्रोड्यूस करती है, टैपेस्ट्री। टैपेस्ट्री का मतलब होता है एक बड़ा कैनवस लाइक क्लॉथ जो वॉल पर लगाया जाता है, जिस पर पिक्चर्स और डिज़ाइंस बने होते हैं। और कई बार ये पिक्चर्स एक हिस्टोरिकल नैरेटिव यानी हिस्ट्री की स्टोरी भी बताती हैं। अब बुक कहती है, आवर टैपेस्ट्री इज वेयर वील बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। मतलब इस थीम में हम पास्ट के सीन्स को इमेजिनेशन और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ एक टैपेस्ट्री की तरह देखेंगे। और ये जर्नी स्टार्ट होती है इंडियाज़ पास्ट से। लेकिन बुक एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन पूछती है, बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न्ड विद द पास्ट? मतलब हमें पास्ट के बारे में इतनी कंसर्न क्यों करनी चाहिए? बुक खुद इसका आंसर देती है, बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट को समझने की पास्ट में छुपी होती है। इसीलिए इस थीम के चैप्टर्स बार बार ये दिखाते हैं कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। बुक आगे कहती है, द पास्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज। मतलब पास्ट हमें बताता है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारी वैल्यूज क्या हैं। इसीलिए बुक कहती है, द पास्ट इज स्टिल विद अस। मतलब पास्ट खत्म नहीं हुआ, वो आज भी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा खुशियों की स्टोरी नहीं होती। बुक ऑनेस्टली मानती है, बड़ा हिस्ट्री में पीपल, गवर्नमेंट्स और रूलर्स से मिस्टेक्स हुई हैं। इन मिस्टेक्स को समझना ज़रूरी है, where they went wrong, why they went wrong, ताकि we can avoid repeating those errors। मतलब पास्ट की गलतियों से सीखकर हम अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। देखा जाए तो ये थीम बी हमें सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और किंग्स का रिकॉर्ड नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का मिरर है। इसीलिए पास्ट को समझना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पास्ट सिर्फ इंसिडेंट्स की स्टोरी नहीं होता। पास्ट में छुपी होती है लोगों की सोच, उनकी बिलीव्स, उनकी आर्ट और उनकी नॉलेज। इसी समझ से हम कल्चर को समझते हैं। इसीलिए बच्चों, अब हम आते हैं थर्ड थीम पर, थीम सी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। बुक अक्सर ये कहती है, इंडिया हैज़ अ रिच एंड एंशिएंट कल्चर। और एक्चुअली ये बात हम सब ने कई बार सुनी भी है। लेकिन बुक यहीं नहीं रुकती। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती है। बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब इंडिया की कल्चर की मेन फीचर्स क्या हैं? इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स मीन्स कौन से प्रिंसिपल्स इस कल्चर को गाइड करते हैं? हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज़ हिस्ट्री? ये कल्चर इंडियाज़ हिस्ट्री में कैसे दिखाई देता है? और एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स?
और आज के समय के इश्यूज को हैंडल करने में ये कल्चर कैसे मदद कर सकता है? क्वेश्चंस काफ़ी डीप है ना? और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि ये थीम इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बुक साफ बताती है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग। मतलब थीम सी इन क्वेश्चंस के आंसर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेगी। अब एक नेचुरल सवाल आता है, इस थीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कहती है, every student should understand some of the cultural foundations of our civilization. मतलब हर स्टूडेंट को हमारी सिविलाइजेशन की कल्चरल फाउंडेशंस समझ में आनी चाहिए। और सिर्फ समझना ही नहीं, लर्न टू अप्रिशिएट देयर वैल्यू, यानी उनकी इम्पोर्टेंस को समझना, उनका रिस्पेक्ट करना और उन्हें वैल्यू देना भी सीखना है। लेकिन बच्चों, जब लोग आइडियाज़, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस शेयर करते हैं तो उन्हें साथ में डिसीजंस भी लेने होते हैं और सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स चाहिए, सिस्टम्स चाहिए और एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जहां हर वॉइस की वैल्यू हो। यहीं से गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसके लिए बच्चों अब हम आते हैं चौथे थीम पर, थीम डी पर, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। यहाँ बुक स्टार्टिंग ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया से करती है। Citizens of any country should know how their political system functions. मतलब हर सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। और बुक आगे कहती है, इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ गवर्नेंस अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। इंडिया में लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तीनों पर एक इलैबोरेट सिस्टम काम करता है ना? और अब बुक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती है। व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स? इस पॉलिटिकल सिस्टम की मेन फीचर्स और पार्ट्स क्या हैं? हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस? सिटीजन्स गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? व्हाट आर देयर राइट्स एंड ऑल्सो देयर ड्यूटीज और धर्मा? सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज या धर्मा क्या है? बुक यही नहीं रुकती। Are there different systems in other countries? And if so, of what type? क्या दूसरे countries में अलग political systems होते हैं? How are different countries supposed to interact? Different countries आपस में कैसे interact करती है? ये questions हमें सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, बल्कि देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बुक साफ बताती है, बाय स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मतलब थीम डी का मेन गोल है हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। इस थीम को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लर्न टू हैव अ से इन द पॉलिसीज दैट अफेक्ट अस ऑल, यानी पॉलिसीज चाहे लोकल लेवल की हो या नेशनल लेवल की, उनमें हमारी भी आवाज़ हो। देखा जाए तो थीम डे हमें ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग का नाम नहीं है, ये पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है। और जब सिटीजन्स अवेयर होते हैं तो गवर्नेंस स्ट्रांग और इफेक्टिव बनती है। लेकिन सोचो ज़रा, यहाँ भी एक कैच है। अच्छी गवर्नेंस का असर सिर्फ रूल्स और लॉज तक ही सीमित नहीं रहता, वो अफेक्ट करती है हम कैसे काम करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं और कैसे रिसोर्सेज शेयर करते हैं। यानी गवर्नेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी डेली इकोनॉमिक लाइफ से। तो इन सब को समझने के लिए अब हम आते हैं लास्ट थीम पर, थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। बुक एक बहुत सिंपल लेकिन डीप ऑब्जर्वेशन से स्टार्टिंग करती है। नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग। मतलब कोई भी फैमिली बेसिक नीड्स के बिना खुश नहीं रह सकती। बुक बताती है कि सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या क्या जरूरी होता है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एक्सेस टू वाटर, ये हमारी बेसिक नीड्स है। और नेक्स्ट स्टेज में लाइवलीहुड फॉर अडल्ट्स एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब लोगों के लिए रोजी रोटी और बच्चों के लिए एजुकेशन दोनों उतने ही जरूरी है। और अब आगे बुक फिर एक कंपैरिजन करती है। Similarly, no country can develop harmoniously without a sound economy. जैसे फैमिली के लिए इकोनॉमी जरूरी है, वैसे ही कंट्री के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जरूरी है।
और अब बुक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती है। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, स्पेशली इन अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया? इंडिया जैसे बड़े देश में इकोनॉमी कैसे काम करती है? व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? मनी क्या होता है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? मनी आता कहाँ से है? हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड? इनकम या मनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुक आगे पूछती है, व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन? लोग कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं? हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज्ड? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जाए? ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ थियरी के लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस हमारी रियल लाइफ से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसीलिए बुक कहती है, थीम ई विल ले डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब थीम ई हमें इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देगी ताकि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स धीरे धीरे समझ सकें। अब बुक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस कराती है। You will notice that there are many questions in the preceding paragraphs. और हाँ, ये जानबूझकर किया गया है। बुक क्लियरली कहती है, Social science is also about the art of asking the right questions. मतलब social science सिर्फ आंसर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये right questions पूछना भी सिखाती है। क्योंकि only then can we start looking for the right answers. जब क्वेश्चन सही होंगे तभी आंसर्स भी मीनिंगफुल होंगे। इसी वजह से बुक के हर चैप्टर की शुरुआत में आपको मिलते हैं बिग क्वेश्चंस। ये बिग क्वेश्चंस आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए होते हैं और आपकी थिंकिंग को राइट डायरेक्शन देने के लिए। तो बच्चों, थीम ई और ये पूरा इंट्रोडक्शन हमें एक बात साफ सिखाता है, इकोनॉमी सिर्फ मनी का टॉपिक नहीं है, ये लाइफ, वर्क, रिसोर्सेज और चॉइसेस से जुड़ी हुई है। और सोशल साइंस का असली मैजिक तभी स्टार्ट होता है जब हम राइट क्वेश्चंस पूछना सीख जाते हैं। अब इसी क्यूरियोसिटी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आगे अब बुक एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करती है और ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग भी हो सकती है। बुक कहती है, You may also be intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography. मतलब हो सकता है आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में चेस का गेम और एंशिएंट तमिल पोएट्री मिल जाए। तो और नेचुरली आप सोचेंगे ज्योग्राफी में चेस और पोएट्री। बुक आगे कहती है, अ डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ द साड़ी इन अ चैप्टर ऑन कल्चरल हेरिटेज। मतलब कल्चरल हेरिटेज के चैप्टर में साड़ी के यूजेस पर डिस्कशन। फिर बुक एक और एग्जाम्पल देती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा and the mention of festivals in chapters focusing on economics. मतलब इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में सेवा का कॉन्सेप्ट और फेस्टिवल्स का मेंशन। अब यहाँ एक बिल्कुल नेचुरल सवाल आता है, ये सब मिक्स क्यों है? बुक सीधा जवाब देती है, दिस इज डिलिबरेट। मतलब ये जानबूझकर किया गया है, बाय चॉइस। बुक आगे एक्सप्लेन करती है, वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स टुगेदर। मतलब अलग अलग फील्ड्स के एलिमेंट्स एक साथ लाना। बुक यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी इंट्रोड्यूस करती है, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल शब्दों में जब डिफरेंट डिसिप्लिन्स मिलकर किसी एक टॉपिक को समझने में मदद करें। अब बुक कहती है, दिस एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो जाती है और हमारी थिंकिंग बड़ी हो जाती है। बुक फिर लाइफ से कनेक्ट करती है। इंडीड लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर। सच में लाइफ में भी सब कुछ नीटली सेपरेटेड नहीं होता। इसीलिए बुक पूछती है, सो व्हाई शुड वी नॉट? जब लाइफ मिक्स होती है तो सब्जेक्ट्स अलग अलग क्यों हो? अब तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर that although social science makes constant use of the past, it seeks to make sense of the present. मतलब प्रेजेंट को समझने की कोशिश करती है, so as to help us prepare a better future. पास्ट से सीखकर प्रेजेंट को समझकर फ्यूचर के लिए रेडी होना। इसीलिए बुक कंक्लूड करती है, इट इज एन एक्सप्लोरेशन एंड एन एडवेंचर। सोशल साइंस सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सप्लोर करने की जर्नी है और सोचने का एडवेंचर है। समझे ना? देखा जाए तो हमने कितना डीपली कवर किया है ना ये इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फाइनली बच्चों, इसी के साथ हम सोशल साइंस,
इंट्रोडक्शन का ये पार्ट यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आज का ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा और शायद आपको ये भी फील हुआ होगा कि सोशल साइंस सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। और अगर आप सोशल साइंस को इसी काम और इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 से अपनी प्रॉपर जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के साथ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और क्यूरियस बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली बाय बाय बच्चों, टेक केयर।